आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है पाजेब। इसे लिखा है लेखक जैनेंद्र ने। यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप बालकों की चारित्रिक विशेषताओं को समझ सकेंगे। मध्य वर्ग में भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति और जीवन में इसे दिए गए विशेष महत्व को समझ सकेंगे तथा मध्य वर्गीय जीवन के प्रति आय की आलोचनात्मक दृष्टि का विकास हो सकेगा। मध्य वर्ग अपने स्वार्थ और संकुचित दृष्टि के कारण बदलती मानसिकता तथा बदलती जीवन के बदलते मूल्यों का गंभीरता से विवेचन कर सकेंगे। जैनेंद्र कुमार की कहानी कला तथा शिल्प से परिचित हो सकेंगे। चलिए सुनते हैं कहानी पाजेब। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं और पाजेब का मानो निज का आकार कुछ नहीं, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल ही रहती हैं। पास पड़ोस में सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी। देखा देखी इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया। हमारी मुन्नी ने भी कहा कि बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेंगी। मैंने कहा कैसा पाजेब? बोली वही जैसी रुकमन ने पहनी है और शीला पहनती है। मैंने कहा अच्छा अच्छा। बोली मैं तो आज ही मंगा लूँगी। मैंने कहा अच्छा भाई आज सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब मुन्नी सहज मानने वाली न थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा अच्छा तो तेरा पाजेब अब की इतवार तो ज़रूर लेती आऊँगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी पहनकर खुशी के मारे यहाँ वहाँ ठुमकती फिरी। रुकमन के पास गई और कहा देख रुकमन मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी। देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफ़ेद 2-3 लड़ियाँ सी टखनों के चारों ओर लिपटकर चुपचाप बिछी हुई बहुत ही सुघड़ लगती थी और बच्ची की खुशी का ठिकाना न था। और हमारे महाशय आशुतोष जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी बजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वह खूब हंसे, ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वह ठुपकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी सो हम भी बाइस्किल लेंगे। बुआ ने कहा कि अच्छा बेटा अब के जन्मदिन पर तुझको बाइस्किल दिवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा छी छी तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां किया करती हैं और लड़कियां रोती हैं, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं? आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो बाइस्किल ज़रूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज़। बुआ ने कहा कि हाँ यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइस्किल मिलेगी। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था। वह फिर उतरकर रख रखा दी गई जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और सुबुक काम की थी और खासे दाम लग रहे थे। श्रीमती जी ने हमसे कहा क्यों जी, लगती तो अच्छी हैं, मैं भी अपने लिए बनवा लूं? मैंने कहा कि क्यों न बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की तो नहीं हो। खैर यह हुआ पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती जी ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? बोली कि यहाँ मेज वेज पर तो नहीं है, एक तो है पर दूसरे पैर की नहीं मिल रही, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि जाएगी कहाँ, यहीं कहीं देख लो मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज़ उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोलने डालने का मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो, यहाँ वह कहाँ से आएगी? जवाब में वह मुझे से पूछने लगी कि फिर कहाँ है। मैंने कहा तुम्ही ने तो रखी थी। कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बॉक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है दूसरी गायब है। मैंने कहा कि चलकर इस कमरे में कैसे आ जाएगी, भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी, देखो मिल जाएगी, कहीं नहीं जा सकती। इस पर श्रीमती ने कहा सुनी करने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। मैं तो कह रही हूँ कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी
तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही थी? जहाँ रखी थी वहीं से ले लो ना। वहाँ नहीं है तो फिर किसी ने निकाल ही होगी। श्रीमती बोली कि मेरा भी ख्याल हो रहा है, हो न हो बंसी नौकर ने निकाली हो। मैंने रखी तब वो वहाँ मौजूद था। मैंने कहा तो उससे पूछा? बोली वो तो साफ इनकार कर रहा है। मैंने कहा तो फिर? श्रीमती जी जोर से बोली तो फिर मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है नहीं। डांट कर कहते क्यों नहीं हो उस बंसी को बुलाकर, जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा अच्छा, तो उससे क्या कहना होगा? यह कहूँ कि ला भाई पाजेब दे दे? श्रीमती झल्लाकर बोली हो चुका सब कुछ तुमसे। तुम ही ने उस नौकर को जात का सहजोर बनाकर रखा है। न डांट फटकार, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा? बोली कि कह तो रही हूँ किसी ने उस बक्से से निकाला ही है, और 16 में 15 आना यह बंसी है, सुनते हो ना, वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसने नहीं ली मालूम होती। इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छंटे होते हैं। बंसी चोर जरूर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा? बोली पूछा था, वो तो खुद ट्रक और बक्स के नीचे घुसकर खोज लगाने में मेरी मदद कर रहा है, वह नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम उसे बताते बजरते कुछ तो हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा, तुम्हें उसे पतंग की शह देने वाले हो। मैंने कहा कि जो पाजेब भी पड़ी मिल गई हो तो? बोली नहीं नहीं, वह मिलते तो वह बता न देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा कि यह तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाज़त दी। बस सारे दिन पतंग पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की दो कोई बात पूछो। मैं तो सोचती हूँ कि एक दिन तोड़ ताड़ दूँ उसकी सब डोर और पतंग। मैंने कहा खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजेब नहीं मिल रही है, तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो गया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच बता देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल आया, वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उसे स्नेह और व्यवहार से करना चाहिए इत्यादि। मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने में नहीं घबराना चाहिए। ली हो तो खुलकर कह दो बेटा, हम कोई सच कहने की सज़ा थोड़े ही दे सकते हैं, बल्कि बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष तब बैठा सुनता रहा। उसका मुंह सूजा था, वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रह कर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध और अस्थिर और तेज आवाज़ में कहा, मैंने नहीं ली नहीं ली नहीं ली। यह कहकर वह रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा देखो बेटा, डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई वह पाजेब मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया और दूसरे कमरे में जाकर पहले तो कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़े रहने पर फिर यहाँ वहाँ पाजेब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली, आंसू से तुमने पूछ लिया, क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो नहीं है यह। श्रीमती ने कहा नहीं जी, आंसू भला क्यों लेगा? मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका दोष नहीं है, बल्कि यह हमारे ऊपर बड़ा भारी इल्ज़ाम है। बच्चे में चोरी की आदत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थिति हो आई, यह और भी कहीं भयावह है। यह हमारी आलोचना है, हम उस चोरी में बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, यह बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? वह कुछ देर नहीं बोला, उसके चेहरे पर रंग आया और गया।
मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं। हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा, दी है ना छुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में और स्नेहपूर्वक मैंने कहा, मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है? उसने कहा, हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में उसे उठा लिया और कहा, ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के। आंसू हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोद में लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला, देखो हमारे बेटे ने सच कबूल कर लिया। पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हो आई। उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी और बलियाँ लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा आया। अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे को दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब छुन्नू के पास है ना? जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रहा। मैंने कहा कि जाओ बेटे, ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो बोला, छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? मैंने कहा कि जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरी बार बार कहने पर यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास न हुई तो वह कहाँ से देगा। अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी और फिर नीचे जाकर छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे? हाँ। सो पाजेब छुन्नू के पास रह गई? हाँ। तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी? जाओ बेटा, उससे ले आओ। कहना हमारे बापूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। फिर उसने कहा, छुन्नू के पास नहीं हुई तो कहाँ से देगा? मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि कहीं तो तुमने उसे गाड़ दिया है। क्या किया है, बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, कुछ कहते क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहाँ हो वहीं से पाजेब लेकर आओ। वह अपनी जगह से उठा नहीं गया तो मैंने उसके कान पकड़कर उठाया और कहा, सुनते हो? जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। उस तरह उठाया जाकर उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के एक कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। यह लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, यह मैं कुछ नहीं समझ सका। मैंने बाहर आकर धीरे से कहा कि जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। मैंने कहा, जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझ न जाओ। तुम कहो तो। छुन्नू की माँ तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता। उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोलता है। क्यों रे आशुतोष, तैने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा, हाँ दी थी। दूसरी ओर से छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, कब मुझे दी थी? आशुतोष ने जिद बांधकर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा यह हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती थी कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल गई। पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और न श्रीमती जी लौट कर कहा कि उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली? ऐसी कोई बात भला सुलझती है? बोली कि हाँ मैं तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम्हें उनके पास से पाजेब निकल कर लाते क्यों नहीं? तब जानूं जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वह पाजेब कितने की थी? मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा, यह आप क्या कहती हैं? बच्चे बच्चे हैं। आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा
कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तैने पाजेब देखी हो। छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब तो आशुतोष के हाथ में देखी थी और वह पतंग वाले को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो। छुन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की तरफ देखकर कहा, देखिए न, पहले यही कहता था कि मैं पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींचकर तभी धम धम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी ना उधेड़ी तो मैं नहीं। मैंने उनके बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पीटता रहा था, रोया बिल्कुल नहीं और एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी। कहा, जाओ बेटा छुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा, आप उसे मारिएगा नहीं, और पाजेब ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। छुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा, आप उसे कसूरवार समझते हैं? मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ ने पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखा देती हूँ, एक एक चीज़ देख लो, होगी पाजेब तो कहाँ जाएगी कहाँ। मैंने कहा, छोड़िए भी, बेबात को बात बढ़ाने से क्या फ़ायदा। सो ज्यों त्यों मैंने उन्हें से दिलासा दिया, नहीं तो वह छुन्नू को पीट पाट हाल बेहाल कर डालने का प्रण ही उठाए ले रही थी। कुलच्छनी, आज उसी धरती में गाड़ नहीं दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस तीस भांति बखेड़ा टाला। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया कि देखो, आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना। धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती जी ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब बतला दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहे हैं। 5 आने जो दिए वह छुन्नू के पास है। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी है। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब के उसके पेट से निकाला है। 2-3 घंटे मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगवा लेंगे। लेकिन यह पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ में ऐसी चीज लेता है, उसे पुलिस को दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है। उसने बताया कि बाहर ही कहीं खेल खेल रहा होगा। मैंने कहा कि बंसी, जाकर उसे बुला तो लाओ। बंसी गया और आकर उसने कहा कि वे अभी आते हैं। क्या कर रहा है? छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया, तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया और वह गोद में लेने पर भी कोई विशेष प्रसन्न मालूम नहीं हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा कि आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसको कुछ हर्ष नहीं हुआ, ऐसा प्रतीत होता था। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है। क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले हैं ना। हमसे 5 आने मांग लेते तो हम क्या न देते। सुनो, अब से ऐसा मत करना बेटे। कमरे में जाकर मैंने उससे फिर पूछताछ की, क्यों बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए ना। हाँ। और वो छुन्नू के पास है ना। हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना। नहीं, खर्च कर दिए। नहीं, खर्च कर दिए। नहीं खर्च की। हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए। उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए हैं कि अभी हैं। जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार नहीं कहा। मैंने कहा, तो यह क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम है। हाँ बेटा, मालूम है ना। हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू ने लिए हैं ना। हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए। वह चुप। इकनियाँ कितनी थी बोलो। 2। बाकी पैसे थे। हाँ। दुवन्नी थी। हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते हो जी, सच बताओ, कितनी कन्या थी और कितना क्या था। वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं। वह नहीं बोला। सुनते हो। बोला नहीं तो। आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला।
सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने कान पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो गया लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इनको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद फिर उसे बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था। बिना कुछ बोले उसके होंठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाईं तरफ का चौराहे वाला? उसने कुछ ओठों में ही बड़बड़ा दिया जिसे मैं कुछ न समझ सका। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा के साथ चले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलवाया। सब बात समझाकर कहा, देखो 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो यह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। बच्चों से माल ठगता है, समझे? नरमी की ज़रूरत नहीं है। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने उससे समझा कर कहा कि भैया घर की चीज़ है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपये का माल किसी के हाथ खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज़ वापस मांग लेना। दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं। सच है ना बेटे? अब जाओ। पर वह जाने को तैयार नहीं दिखा। मुझे लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोला, इसमें क्या बात है, इसमें मुश्किल कहाँ है? समझा कर बात कर रहे हो तो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर सिर हिला दिया कि नहीं जाऊँगा। मैंने प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया। कहा, प्रकाश ये पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा और आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ नहीं जाना चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत जब्र किए, फिर आशुतोष को पुचकारा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज़ घर में आएगी, इतनी सी बात नहीं समझते? प्रकाश, इसे गोद में उठाकर ले जाओ और जो चीज़ मांगे उसे बाजार में दिला देना। जाओ भाई आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसे चला मानो पैर उठाना उसे भारी हो रहा था। 8 बरस का लड़का होने को आया, फिर भी देखो ना, किसी भी बात की उसमें समझ नहीं है। मुझे जो गुस्सा आया कि क्या बताऊं, लेकिन यह याद करके गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ते हैं। मैं अपने को दबाता चला गया। खैर, वह गया तो मैंने चैन की सांस ली, लेकिन देखता क्या हूँ, कुछ देर में प्रकाश लौट आया है। मैंने पूछा, क्यों? बोला, आशुतोष भाग गया है। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ, पकड़ कर तो ले आओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल, जाएगा कि नहीं? वह बोला तो मैंने कस कर उसे 2 चांटे जड़ दिए। थप्पड़ लगाते हुए एकदम चीखा और फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से की कहा कि ले जाओ इसे, मेरे सामने से जाकर कोठरी बंद कर दो, दुष्ट। इस बार वह 1 आध घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई दूसरा रास्ता न दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाना देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वाले के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरव्वत की जरूरत नहीं, समझे? प्रकाश गया और लौटने पर बताया कि उसके पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला आया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात मालूम नहीं की, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए? वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा, बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता था। वह मुंह डालकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा, क्यों, क्या हालत है? थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला ही सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिशोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि
या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद किए देते हैं। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा मालूम नहीं हुआ। खैर उसे पकड़कर लाया गया और समझाने लगा। मैंने निकलकर उसे 1 रुपया दिया और कहा, बेटा इसे पतंग वाले को दे देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं है, तुम समझदार लड़की हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा। इसका क्या मतलब? तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी है, न हो तो छुन्नू के साथ भी ले लेना, समझे। वह चुप हो गया। आखिरकार समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने ही वाला था कि इसके सामने उसकी बुआ आती दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैं तो तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही था। मैंने बुआ से कहा कि उसे रोको, मत जाने दो। आशुतोष रुकने का उड़ियत था, वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश इसे ले क्यों नहीं जाते हो? बुआ ने कहा कि बात क्या है, क्या बात है? मैंने पुकारा, बंसी तू भी जा साथ, बीच से लौटने ना पाए। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा, क्यों उसे सता रहे हो? मैंने फिर कहा, कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले में भी होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरकार कर बोली, इसमें वह कागज़ हैं जो तुमने मांगे थे। और यहाँ यह कहकर उन्होंने अपने बास्केट की जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की। जैसे सामने बिच्छू, मैं भयभीत भाव से कह उठा, यह क्या है? बोली कि उस रोज भूल से यह पाजेब मेरे साथ चली गई थी। कहानी पाजेब यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी में बच्चे की उस मानसिकता को दर्शाया गया है। बच्चे ने पाजेब ली भी न थी और उससे इस तरह से बार बार पूछे जाने पर, कई बार उसको प्यार से कुछ लालच देकर, पैसे दिखाकर, इस तरह से कई बार पूछने से वो हाँ बोल देता है। उसे नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। उसे अपने अभिभावकों का प्यार दिखता है, इस वजह से वो हाँ बोल देता है। उसे पैसे का लालच होता है, इस वजह से वो हाँ बोल देता है। लेकिन उसके पास वो पाजेब नहीं होता है। उसे नहीं मालूम होता है कि वो अगर हाँ बोल देगा तो इसका परिणाम क्या है। देखा, इस कहानी में बच्चों के बाल मनोविज्ञान को अच्छे से दर्शाया गया है। आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।